हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक तरीके से ये जो आपका टेस्ट पेपर है, कह सकते हैं टेस्ट पेपर का जो है सेट 2 है। इससे पहले जो है मैं आपको सेट 1 करा चुका हूँ, जिसमें कि मैंने 35 क्वेश्चन को आपको करवाया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप लोग चेक कर लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो है 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो एडवांस लेवल के हैं। तो इन क्वेश्चन को जो है आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने बहुत सारे MCQ क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप लोग वीडियो को ध्यान से समझना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे जो है कोड दे रखा है, इस कोड का आपको आउटपुट बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने ये हैं, आपको बताना है कि ये जो कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो इनमें से कौन सा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कोड की, तो इस कोड में देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पे जो है आपकी ये पूरी डिक्शनरी है, और यहाँ पे देखिए क्या करा गया है, फॉर लूप लगाया गया है। और फॉर लूप में देखिए दो वेरिएबल लिए हैं, आई जे, और इसके बाद में बोला है इन ए डॉट आइटम्स। तो मतलब क्या हुआ, जो डिक्शनरी है इसके जो है आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे जो है इन दोनों को प्रिंट कर दिया है, और यहाँ पे लगा दिया है एंड आर्ग्यूमेंट। तो मतलब क्या हुआ, जो आई जे की वैल्यू हैं वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएंगी, पहले आई की वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद में जे की वैल्यू आएगी। तो हमारा जो आउटपुट हो जाएगा वो इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि 1 आएगा, फिर आपका ए आएगा, फिर 2 आएगा, फिर बी आएगा, फिर 3 आएगा, फिर सी आएगा। सिंपल सी बात है, की जा रही है हमारी आई में और जो वैल्यू है वो हमारी जा रही है जे में। तो इस तरीके से हर बार क्या होगा, जो की होगी वो आई में जाएगी और जो वैल्यू है वो हमारी जे में जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे भी देखिए कोड दे रखा है, इस कोड का आपसे आउटपुट पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे भी क्या है, हमारी ए के नाम से एक डिक्शनरी बनी हुई है, और यहाँ पे देखिए बोला गया है ए डॉट गेट, और गेट में देखिए लिखा हुआ है 1,4। तो गेट फंक्शन का काम क्या होता है, गेट फंक्शन जो है की को सर्च करता है। अगर वहाँ पे आपको की मिल जाती है गेट फंक्शन को, तो ये क्या करता है, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे इस केस में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,4। तो 1,4 का मतलब है यहाँ पे 1 के नाम से तो की को चेक करेगा कि यहाँ पे 1 के नाम से की है या नहीं है। अगर इसे की मिल जाएगी तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, और अगर नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, इस नाम से क्या करेगा, न्यू की को यहाँ पे इंसर्ट कर देगा और उसकी वैल्यू जो है 4 यहाँ पे रख देगा। तो इस वाली डिक्शनरी केस में देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे जो ए है हमारी डिक्शनरी, इसके अंदर 1 के नाम से हमारी की है। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि जो ए है वो हमारा आउटपुट में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इसका आंसर आया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, सेम ही क्वेश्चन है जो अभी मैंने क्वेश्चन 2 कराया था उसी की तरह है। और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, ए डॉट गेट 5,4। तो यहाँ पे देखिए 5 के नाम से कोई भी की नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कोई भी की नहीं होती है तो क्या करता है, ये इस वाले पार्ट को तो की के रूप में यहाँ पे ऐड कर देता है, और इसकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पे रख देगा। मतलब कि यहाँ पे 5 जो है की है और 4 जो है यहाँ पे वैल्यू है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, 5 की हो गई तो इसकी वैल्यू जो है 4 हो जाएगी। तो आउटपुट जो है इसका आ जाएगा 4। मतलब कि यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए यहाँ पे आपसे आउटपुट पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए जो कोड है, ये वाला जो कोड है, इसका आउटपुट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या है, ए नाम से एक यहाँ पे डिक्शनरी है, और यहाँ पे ए डॉट क्लियर किया गया है। मतलब कि क्लियर जो मेथड होता है वो उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो जैसे ही हम क्लियर को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, जितने भी की वैल्यू पेयर हैं उनको क्लियर कर देगा। मतलब कि पूरी जो डिक्शनरी है उसको क्लियर कर देगा, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है ए को। तो जैसे ही ए को प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें आउटपुट में मिलेगी एम्प्टी डिक्शनरी। तो इसीलिए तीनों जो आंसर हैं वो आपके गलत हो जाएंगे, इनमें से कोई भी नहीं होगा करेक्ट। करेक्ट आंसर जो है वो हमारा डी इसका हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो हमें एम्प्टी डिक्शनरी मिल रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। मतलब कि यहाँ पे जो पाइथन का कोड दे रखा है इसका भी आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है।
तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड मैंने लिए हैं, क्योंकि आउटपुट कैलकुलेट करना हमेशा ही डिफिकल्ट रहता है बच्चों के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आउटपुट पे बेस्ड लिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए तो बाकी चीज़ें आपकी ईजिली हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस कोड का आउटपुट क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो है हमारी डिक्शनरी ए के नाम से है और यहाँ पे लगाया गया है सेट डिफ़ॉल्ट मेथड को। मतलब कि यहाँ पे ये चेक करेगा, अगर आप लोगों को याद हो मैंने सेट डिफ़ॉल्ट मेथड आपको पढ़ाया था डिक्शनरी में। तो सेट डिफ़ॉल्ट करता क्या है, यहाँ पे देखिए 4 जो है वो की है और इसकी जो वैल्यू है वो डी है। तो यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट में होगा क्या, ये चेक करेगा इसकी वैल्यू को। मतलब कि यहाँ पे जो है अगर इस नाम से की मिल जाती है, मतलब 4 के नाम से यहाँ पे अगर की मिल जाती है तब तो उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलती है 4 के नाम से, मतलब 4 के नाम से यहाँ पे की नहीं है इस वाली डिक्शनरी में, तो क्या करेगा 4 के नाम से न्यू की यहाँ पे ऐड कर देगा और उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे डी दे देगा। तो इस केस में देखिए हमने प्रिंट करा है यहाँ पे क्या ए, और यहाँ पे अगर हम बात करें इस डिक्शनरी की तो यहाँ पे देखिए 4 के नाम से कोई भी की नहीं है। तो इसीलिए होगा क्या, ये जो हमारी की वैल्यू पेयर है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जब हम प्रिंट ए करेंगे तो हमारी जो है डिक्शनरी ये आउटपुट में आ जाएगी। मतलब कि 4 तो हमारी की हो गई और डी जो है उसकी वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से जो हमारा इसका आउटपुट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आउटपुट हेलो हाउ आर यू। मतलब कि यहाँ पे जो आउटपुट है ये आपका हेलो हाउ आर यू, और यहाँ पे देखिए सारे वर्ड जो हैं उनके बीच में हाइफन आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो आउटपुट है वो यहाँ पे दिए गए कौन से स्टेटमेंट से जनरेट होगा। मतलब कि यहाँ पे ए वाले से होगा या बी वाले से होगा या फिर सी वाले से होगा या फिर डी वाले से होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को देख के बताना है कि आउटपुट जो है वो कौन से वाले स्टेटमेंट से आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो आएगा हमारा बी वाले स्टेटमेंट से। किस तरीके से आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो। तो हेलो देखिए पूरी एक स्ट्रिंग है और हेलो के साथ में देखिए यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे हाउ आर यू है, और हाउ आर यू में देखिए हाउ के बाद में हाइफन है, फिर आर के बाद में हाइफन है। तो ये पूरा पार्ट जो है वो एक स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग हैं और इन दोनों स्ट्रिंग को यहाँ पे देखिए प्लस की हेल्प से क्या कर दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है। मतलब कि जो प्लस होता है वो हमारा कैसा ऑपरेटर होता है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है। तो ये क्या करेगा, दोनों ही स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देगा। तो इस तरीके से इस स्टेटमेंट से हमारा ये वाला आउटपुट जनरेट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये आउटपुट कैसे आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपसे आउटपुट पूछा गया है और यहाँ पे देखिए कोड दे रखा है। तो इस कोड को देख के आपको बताना है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा आउटपुट होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कोड की तो इसका जो आउटपुट होगा वो आपका होगा कौन सा वाला, डी वाला। ये वाला जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्यों होगा, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या है, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना हुआ है आई के नाम से जिसकी वैल्यू है 1, और यहाँ पे बोला है वाइल ट्रू। तो मतलब कि जो लूप है वो हमारा इन्फिनिटली चलेगा क्योंकि हमने ट्रू कर दिया है। तो यहाँ पे जो लूप होगा वो हमारा चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला हमने इसके अंदर इफ़ क्या हो आई डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि मॉडुलस ऑपरेटर लगाया है। तो हम बोल रहे हैं कि 2 से डिवाइड होने के बाद में जो रिमाइंडर है अगर वो 0 आता है तब तो ये हमारा ब्रेक हो जाए। अदरवाइज क्या हो, हमारा यहाँ पे प्रिंट करता चला जाए। क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, और ये वैल्यू जो प्रिंट करेगा कैसे करेगा, यहाँ पे मतलब कि एक ही लाइन में प्रिंट करेगा। इस तरीके से एक ही लाइन में आपका आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट एक ही लाइन में आएगा। और इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, आई प्लस इक्वल 2, मतलब कि यहाँ पे जो आई की वैल्यू है उसमें प्लस कर दिया है 2। तो यहाँ पे जैसे ही प्लस करेंगे 2 तो होगा क्या, जो आई की वैल्यू है वो हमेशा आपकी ऑड वैल्यू रहेगी, और जब भी ऑड वैल्यू रहेगी तो हमारी ये वाली कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी। तो कभी भी ट्रू नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टेटमेंट है हमारा वो ये वाला कभी भी नहीं चलेगा। मतलब कि हमारा जो लूप है वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा। पहले प्रिंट करेगा 1 क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 है, उसके बाद में वैल्यू हो जाएगी 3 तो 3 प्रिंट करेगा, फिर आपकी 5 होगी, फिर आपकी 7 होगी, 9 होगी, 11 होगी। मतलब कि कंटिन्यूसली इस तरीके से हमारा लूप चलता जाएगा। तो इन्फिनिटली जो वैल्यू है वो प्रिंट होती चली जाएंगी। ये जो डॉट लगे हुए आ रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो लूप है वो हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का डी आंसर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। मतलब कि यहाँ पे जो है ऑपरेटर का क्या प्रेसिडेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटर के नेम दे रखे हैं। पहला है पैरेंथेसिस, फिर दे रखे हैं एक्सपोनेंशियल, फिर दे रखा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद में है डिवीजन, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे ये बोलना है कि अगर हम इसको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लगाएं, मतलब कि प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग लगाएं, तो यहाँ पे क्या ऑर्डर बनेगा। यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दे रखे हैं।
तो ए ऑर्डर बनेगा या बी बनेगा या फिर सी बनेगा या फिर डी बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर दे रखा है वो करेक्ट ऑर्डर दे रखा है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो पैरेंथेसिस की होती है, फिर एक्सपोनेंशियल की होती है, फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन की होती है, फिर डिवीजन की होती है, फिर एडिशन की होती है, देन सब्ट्रैक्शन की होती है। तो ये जो ऑर्डर है करेक्ट ऑर्डर है, तो इसीलिए हमारा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे ए वाला जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जितने भी ऑपरेटर होते हैं सबकी प्रायोरिटी को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो ऑपरेटर होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखिए ऑपरेटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम प्रेसिडेंस। मतलब कि यहाँ पे जो ऑपरेटर के नेम दे रखे हैं तो इनमें से जो है कौन कौन से ऑपरेटर का जो है सेम प्रेसिडेंस होता है। तो अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सेकंड है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और थर्ड है यहाँ पे बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब कि इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है और इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। तो बताओ इसमें कौन सा वाला जो स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट होगा या फिर जो है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको जो है यहाँ पे टिक करना है। बताइए जो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। आप लोग साथ साथ जो है टिक करते चलिए और लास्ट में आप लोग चेक कीजिए कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर होते हैं दोनों की प्रायोरिटी सेम होती हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर जो होते हैं उनकी भी प्रायोरिटी सेम होती हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सी यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे बोला गया है देखिए इस कोड को स्टडी करने के लिए, और इस कोड को स्टडी करने के बाद में आपको बताना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नो आउटपुट। अब ये आंसर क्यों होगा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जेड के नाम से वेरिएबल है और जे के नाम से वेरिएबल है। जेड के अंदर स्ट्रिंग है एक्स बाई जेड और जे के अंदर है जे नाम से स्ट्रिंग। इस तरीके से जो है हमारी दो स्ट्रिंग यहाँ पे हैं। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे वाइल लूप लगाया और वाइल लूप में बोला है वाइल जे इन जेड। मतलब कि जो जे वाली स्ट्रिंग है ना वो अगर आपकी जेड वाली स्ट्रिंग में है तो यहाँ पे क्या हो हमारा ये वाला लूप चल जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाली स्ट्रिंग इसमें नहीं है तो ये लूप हमारा नहीं चलेगा। जब ये नहीं चलेगा तो आउटपुट का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, नो आउटपुट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, यहाँ पे अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि अगर मैं ऐसे करता हूँ एप्पल इक्वल मैंगो, तो इस तरीके से जो मैंगो वैल्यू है उसको मैं असाइन कर रहा हूँ एप्पल वाले वेरिएबल में। तो इस तरीके से अगर मैं असाइन करने की कोशिश करता हूँ तो किस टाइप का एरर मुझे देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है सिंटैक्स एरर, सेकंड है नेम एरर, थर्ड है वैल्यू एरर और फोर्थ है आपका टाइप एरर। तो आप लोग को बताना है कि कैसा एरर यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो है बहुत सारे बच्चे सी वाले ऑप्शन को करेक्ट कर रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे जो हमें वैल्यू एरर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू एरर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका बी, नेम एरर। अब नेम एरर क्यों आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे एप्पल इक्वल हमने कराया मैंगो, तो मैंगो जो है हमने डबल कोट में नहीं डाला है। तो इसका मतलब क्या है, पाइथन को लगेगा कि मैंगो के नाम से कोई वेरिएबल है और कोई वेरिएबल ऑलरेडी ऊपर बना हुआ नहीं है। तो इसलिए क्या करेगा, वो नेम एरर जनरेट आपको कर देगा कि मैंगो के नाम से आपके प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो नेम एरर यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बी आंसर इसका क्यों होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे जो कोड दे रखा है इसका आपको आउटपुट बताना है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या होगा, ये रहे इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, 0। अब ये क्यों होगा आंसर, ये इसलिए होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग दे रखी है ये, और इसके बाद में बोला है कि इस स्ट्रिंग में काउंट करो किसको, एक्स बाई वाई स्ट्रिंग को। मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है इसको काउंट करना है। और यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग दे रखी है कि यहाँ पे आपको काउंट करना है -10 इंडेक्सिंग से लेके -1 तक की इंडेक्सिंग के बीच में। मतलब कि इस इंडेक्सिंग से स्टार्ट करना है -10 से और -1 तक चेक करना है। तो -10 से और -1 तक अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको एक बार भी एक्स बाई वाई स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे जो है एक्स बाई वाई मिल रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर 1 होगा, तो आप लोग रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी हम यहाँ पे लिमिट देते हैं -1 दिए हमने, तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब कि जो भी हमारी यहाँ पर अपर लिमिट होती है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ तक आपका चेक होगा तो यहाँ पे जो है ये वाली स्ट्रिंग आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 0। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की।
तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोड दे रखा है और इस कोड को एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या आउटपुट आएगा वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन देखिए आपके सामने हैं, ए है 11, बी है 12 एंड सी है 21 एंड डी है 22। तो इनमें से क्या आउटपुट आएगा इस कोड के एग्जीक्यूट होने पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो इसका आंसर होगा बी 12। अभी 12 कैसे आएगा देखिए समझ लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारी क्या है एक लिस्ट है, नेम वन के नाम से एक लिस्ट है और उसके बाद में देखिए हमने क्या करा है नेम टू इक्वल कर दिया है नेम वन। तो मतलब क्या हुआ नेम वन के पास भी क्या हो गई यही वाली लिस्ट हो गई। एक तरीके से यहाँ पे हमने दो लेबल दे दिए हैं सेम लिस्ट को। और नेम थ्री की अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे नेम्स थ्री के नाम से एक वेरिएबल लिया है मैंने और इसके अंदर मैंने क्या करा है नेम वन और यहाँ पे देखिए स्लाइसिंग करी है। स्लाइसिंग में जो है मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स यहाँ पे डिफाइन नहीं करा है। तो जब भी हम इस तरीके से करते हैं तो होता क्या है जो पूरी लिस्ट होती है वो हमारी स्लाइस हो जाती है। मतलब कि जो पूरी लिस्ट होगी वो हमारी कहाँ पे जाएगी नेम थ्री के पास में आ जाएगी। अब यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है ये हमारी ट्रू कॉपी क्रिएट हो रही है, जबकि नेम टू में जो हमारी लिस्ट है वो हमारी ट्रू कॉपी नहीं है। तो अगर हम बात करें नेम थ्री में हमारी एक लिस्ट आ गई है, नेम टू में एक लिस्ट आ गई है और नेम वन में एक लिस्ट आ गई है। मतलब कि तीनों ही जगह पे सेम लिस्ट है, यही वाली लिस्ट है। अब देखिए इसके बाद में क्या करा है यहाँ पे नेम्स टू के 0 इंडेक्स पे अमित को डाल दिया है। मतलब कि जो नेम टू वाली लिस्ट है इसके 0 इंडेक्स पे अमित डाल दिया है। तो जब नेम टू वाली लिस्ट के 0 इंडेक्स पे अमित जाएगा तो नेम वन में भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी ट्रू कॉपी क्रिएट की हुई नहीं है। दोनों ही जो नेम है नेम्स वन और नेम टू सेम ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो जो भी चेंजेस एक लिस्ट में होगा वो दूसरी लिस्ट में रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया नेम वन वाली लिस्ट में और नेम टू वाली लिस्ट दोनों में ही क्या हो जाएगा अमित हो जाएगा। कहाँ पे 0 इंडेक्स पे, मतलब कि यहाँ पे जो है अमित आ जाएगा। अब अगर हम बात करें नेम थ्री की तो नेम थ्री के फर्स्ट इंडेक्स पे हमने कर दिया है सचिन। मतलब कि जो हमारी नेम थ्री वाली लिस्ट है इसके फर्स्ट इंडेक्स पे हो जाएगा सचिन। इसके बाद में सम नाम से एक वेरिएबल लिया है जिसको कि 0 से इनिशियलाइज कर दिया है और फिर जो यहाँ पे फॉर लूप लगाया और फॉर लूप में क्या बोला है मैंने नेम्स वन नेम टू नेम थ्री, मतलब कि कॉमा लगा के इस तरीके से लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ ये हमारा एक सीक्वेंस बन गया है। तो यहाँ पे क्या होगा एक एक करके ये आई वाले वेरिएबल के पास में जाएंगे, पहले नेम्स वन जाएगा फिर नेम्स टू जाएगा फिर नेम्स थ्री जाएगा। तो मतलब क्या हुआ पूरी एक लिस्ट जो है वो आई वाले वेरिएबल के पास में आएगी और जैसी एक लिस्ट आएगी तो यहाँ पे होगा क्या उस लिस्ट के 0 इंडेक्स को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है नेम्स वन वाली लिस्ट यहाँ पे जाएगी। तो नेम्स वन वाली लिस्ट में क्या है यहाँ पे अमित है, यहाँ पे नेहा है, यहाँ संजय है, यहाँ साक्षी है। तो यहाँ पे होगा क्या हमने बोला है कि नेम्स वन के 0 इंडेक्स पे अगर अमित है तो क्या कर दो सम की वैल्यू को प्लस कर दो, मतलब कि सम की वैल्यू में जो है +1 कर दो। तो सम की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि पहले थी 0 अब हो जाएगी 1। इसके बाद में ये लूप जो है सेकंड टाइम चलेगा और सेकंड टाइम चलेगा तो क्या होगा यहाँ से नेम्स टू वाली लिस्ट आई के पास में चली जाएगी और नेम्स टू वाली जो लिस्ट है इसके 0 इंडेक्स पे भी क्या है अमित है। तो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंडीशन ट्रू होगी तो फिर क्या होगा प्लस हो जाएगा 1, मतलब कि सम की वैल्यू में +1 हो जाएगा। तो सम की अब न्यू वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या 2, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 1 + 1 क्या हो गया 2। तो सम की वैल्यू 2 हो गई। इसके बाद में ये लूप जो है वो आपका थर्ड टाइम चलेगा। जब थर्ड टाइम चलेगा तो नेम्स थ्री वाली लिस्ट यहाँ पे चली जाएगी। जब नेम्स थ्री वाली लिस्ट जाएगी तो नेम्स थ्री के 0 इंडेक्स पे क्या है यहाँ पे अब है, क्योंकि यहाँ पे नेम्स थ्री में हमने 0 इंडेक्स पे कोई भी चेंज नहीं करा था, हमने करा था 1 इंडेक्स पे चेंज, मतलब कि यहाँ पे चेंज करा था। तो यहाँ पे हमारा क्या है सचिन। तो अगर बात करें यहाँ पे होगा क्या 0 इंडेक्स पे हमारा क्या है अब है, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमने बोला है कि दूसरी कंडीशन टेस्ट करो। अगर फर्स्ट इंडेक्स पे सचिन है तो क्या हो जाए यहाँ पे +10 हो जाए। तो देखिए फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा सचिन था यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू हो गई है। तो इसका मतलब हुआ क्या है जो सम की वैल्यू है उसमें प्लस हो जाएगा 10, तो सम की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी हो जाएगी 12। इस तरीके से सम की न्यू वैल्यू 12 हो जाएगी। इसके बाद में ये लूप एंड हो जाएगा और यहाँ पे जो हमने सम को प्रिंट कर दिया है तो इस तरीके से हमारा आउटपुट जो है वो 12 यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे इसका आउटपुट 12 आया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्वेश्चन भी देखिए फंक्शन पे बेस्ड है, यहाँ पे कोड दे रखा है और आपसे पूछा गया है जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो इनमें से कौन सा आउटपुट आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मतलब कि यहाँ पे कौन सा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कोड की, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका ए वाला, मतलब कि ये जो आउटपुट है करेक्ट है, यह आउटपुट इस कोड के चलने पे आएगा। किस तरीके से आएगा यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जो कोड है हमारा यहाँ पे क्या है एक फंक्शन है चेंज वैल के नाम से और यहाँ पे देखिए 2 आर्गुमेंट पास करे हैं, मतलब कि 2 पैरामीटर दे रखे हैं एम एन के नेम से। इस तरीके से 2 यहाँ पे आर्गुमेंट दे रखे हैं और इसके बाद में देखिए जब फंक्शन को कॉल किया गया है
तो यहाँ पे वैल्यू क्या पास की गई है, एल की वैल्यू पास की गई है और यहाँ पे 4 पास किया गया है। तो एल क्या है, यहाँ पे एक लिस्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एल की वैल्यू है वो तो चली जाएगी एम में और जो 4 है वो हमारा जाएगा एन में। तो मतलब ये हुआ एम के पास में क्या है, ये वाली पूरी एक लिस्ट है। यहाँ पे जो है एम के पास में एक लिस्ट है और यहाँ पे जो 4 वैल्यू है वो हमारी हो गई एन की। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, फॉर आई इन रेंज एन, मतलब कि जो एन की वैल्यू है उस रेंज में हमारा लूप चलेगा। तो लूप कितनी बार चलेगा, देखिए जो आई वेरिएबल है इसके पास में क्या क्या वैल्यू जा सकती है, यहाँ से जाएंगी 0, यहाँ से जाएगा फिर 1, फिर 2 और फिर 3। मतलब कि ये जो है पॉसिबल वैल्यू हैं जो कि आई वाले वेरिएबल को मिल सकती हैं। मतलब कि 0,4 की यहाँ पे रेंज बन रही है, 0,4 की रेंज बन रही है, तो ये जो है वैल्यू यहाँ पे जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अपर पार्ट जो है वो आपका इंक्लूड नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा लूप जो है वो 4 टाइम चलेगा। जब 4 टाइम चलेगा तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो यहाँ पे आई वाले वेरिएबल को वैल्यू मिलेगी 0 और 0 जब वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि m के 0 इंडेक्स पे, तो m के पास में क्या है, पूरी एक लिस्ट है, मतलब कि ये वाली लिस्ट है। तो इसके 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो अगर आपकी मॉडुलस 5 होती है और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, मतलब कि 5 से डिवाइड होने के बाद में उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो आपका क्या हो, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट वाली वैल्यू की, ये 0 इंडेक्स पे है, तो ये हमारी 5 से डिवाइड हो रही है और इसका रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होने पे क्या हो रहा है, एम आई फ्लोर डिवीजन इक्वल 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से डिवाइड करो किसको, एम के आई इंडेक्स को, मतलब कि इस वाले इंडेक्स को 5 से डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद में जो भी वैल्यू बने उसको इसी इंडेक्स पे स्टोर कर दो, मतलब एम आई इंडेक्स पे स्टोर कर दो। तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे जो है 5 स्टोर हो जाएगा, मतलब कि इस इंडेक्स पे 5 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जो है इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ 5, आप लोग समझ जाना ये 5 है। तो यहाँ पे हमारी 5 वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई थी, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। इसके बाद में देखिए यहाँ पे अगेन कंडीशन लगी हुई है, मतलब कि यहाँ पे दोबारा से इफ लगा हुआ है और यहाँ पे बोला गया है कि जो आई इंडेक्स पे अब वैल्यू आ गई है वो अगर आपके 3 से डिवाइड होती है तो नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 5 वैल्यू आ चुकी है, तो 5 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी तक क्या हुआ है, हमारा यहाँ पे 5 आ चुका है, मतलब कि एक वैल्यू 5 इस तरीके से हो गई है। अब बात करें ये लूप सेकंड टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। जब 1 हो जाएगी तो 1 इंडेक्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि 8 की बात कर रहे हैं, और 8 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 8 5 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और यहाँ पे फिर चेक होगा तो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो इसीलिए यहाँ पे 8 का 8 ही रहेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2। और 2 की बात करें तो इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा डिविजिबल है, मतलब 5 से डिविजिबल है और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली कंडीशन हमारी रन हो जाएगी, मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे 75 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मतलब कि 15 जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो 15 है वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। और जब ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब 3 5 जा 15। तो मतलब क्या हुआ, न्यू वैल्यू जो है अब यहाँ पे 5 आ जाएगी, मतलब कि स्टार्टिंग में यहाँ पे 5 आ चुका है और यहाँ पे भी 5 आ चुका है, ये वाला 8 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद में देखिए अगेन हमारा लूप चलेगा। जब अगेन लूप चलेगा तो यहाँ पे जो आई है उसको वैल्यू मिलेगी कितनी, 3। यहाँ पे वैल्यू 3 मिलेगी। 3 का मतलब है थर्ड इंडेक्स, मतलब कि ये वाला इंडेक्स। तो ये इंडेक्स 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि रिमाइंडर यहाँ पे 5 से डिवाइड होने पे 0 नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ये वाला स्टेटमेंट चेक होगा कि यहाँ पे जो है हमारा इंडेक्स, मतलब कि थर्ड वाला इंडेक्स जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा 3 से डिवाइड, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 12 को करेंगे 3 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बनी हमारी लिस्ट, यहाँ पे बन गया 5, यहाँ बन गया 8, यहाँ 5 बन गया और यहाँ पे जो है 4 आ गया। इसके बाद में देखिए यहाँ पे फॉर लूप लगाया है और बोला है फॉर आई इन एल, मतलब कि जो लिस्ट हमारी मॉडिफाई होके यहाँ पे आ चुकी है उस लिस्ट को जो है यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक एक एलिमेंट आएगा, तो पहले 5 आएगा तो 5 को प्रिंट कर दिया, उसके बाद में हैश आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 5 हैश आ गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 8 आएगा तो 8 हैश आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा ये वाला तो 5 हैश आ जाएगा। और इसके बाद में ये एलिमेंट आएगा, यहाँ पे क्या हो चुका है, 4 हो चुका है, तो आपका जाएगा 4 हैश। तो इस तरीके से हमारा ए वाला जो आउटपुट है इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आउटपुट कैलकुलेट हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे जो कोड दे रखा है इसका आपको पॉसिबल आउटपुट बताना है, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका रैंडम फंक्शन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्या आउटपुट होगा इनमें से। तो यहाँ पे हम बात करें कि इसका आउटपुट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो गया है एक रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करा गया है, और उसके बाद में देखिए कलर्स के नाम से यहाँ पे क्या है एक लिस्ट है, जिसके अंदर क्या है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये जो है इसके अंदर वैल्यू है। ये पूरी एक क्या है लिस्ट है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे एंड के नाम से एक वेरिएबल है, और यहाँ पे इक्वल करके क्या करा गया है, यहाँ पे लिखा गया है रैंडम डॉट रैंड रेंज, मतलब कि रैंड रेंज फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया गया है, और रैंड रेंज में रेंज क्या दी है 2, और उसके बाद में लिखा गया है +3। तो यहाँ पे जो एंड वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो देखिए जो रैंड रेंज है इसमें क्या होगा, दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो 0 होगी या फिर जो है आपकी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे रैंड रेंज में जो है वो अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। तो यहाँ पे या तो 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा, दो ही पॉसिबल वैल्यू बन सकती हैं। अगर 0 रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +3, मतलब कि एंड की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये 0 पिक करता है तब तो एंड की वैल्यू 3 हो जाएगी, और अगर यहाँ पे 1 पिक करता है तो एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी +3 मतलब 4। तो 4 या फिर 3 यही वैल्यू हो सकती है किसकी, एंड की। ये दो पॉसिबल वैल्यू हैं जो कि एंड की यहाँ पे हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें बिगिन की, तो बिगिन के अंदर पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पे भी रैंड रेंज लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे भी लिखा गया है रैंड रेंज, और रैंड रेंज फंक्शन में दिया गया है एंड, कि जो भी एंड की वैल्यू हो, 3 हो तो 3 आ जाएगी यहाँ पे, और अगर 4 होती है तो यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेंज बन जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एंड की वैल्यू 4, हम मान लेते हैं कि एंड की वैल्यू जो है वो आपकी 4 है। तो 4 के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 के केस में यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या क्या बन सकती हैं, यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर आपका 3 हो सकता है। मतलब कि ये पॉसिबल वैल्यू जो है रैंड रेंज पे कर सकता है। तो अगर आपका 0 करेगा तो क्या होगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, या फिर 1 पिक करता है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 पिक करता है तो हो जाएगा 2 + 1 मतलब कि 3, और 3 पिक करता है तो हो जाएगा आपका 3 + 1 मतलब कि 4। तो यहाँ पे क्या हो सकती है, आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हो सकती है 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 4। तो मतलब कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यही वैल्यू हो सकती है, मतलब कि इनमें से ही कोई सी वैल्यू बिगिन में रहेगी। तो हम मान लेते हैं बिगिन की वैल्यू 1, यहाँ पे जो है 1 मान लेते हैं, और एंड की वैल्यू हमने मान ली है 4। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखिए लूप लगा हुआ है, रेंज क्या बनेगी, यहाँ तो आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 1, 4 का मतलब हुआ यहाँ पे 1, 2 एंड 3 ये जो वैल्यू हैं वो आपके आई वाले वेरिएबल के पास में जाएंगी। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई के पास में जाएगा 1, तो 1 का मतलब है यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो कलर्स वाले का 1 इंडेक्स मतलब कि इंडिगो आ जाएगा, और इंडिगो के साथ में क्या प्रिंट होगा, एंड लगा रखा है यहाँ पे तो एंड प्रिंट होगा। तो देखिए इंडिगो एंड यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है आपको। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई के पास में 2 वैल्यू जाएगी, 2 का मतलब यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और 2 का मतलब है सेकंड इंडेक्स मतलब कि ये वाला इंडेक्स। तो क्या हो जाएगा ब्लू एंड यहाँ पे देखिए एंड आ रहा है। इसके बाद में देखिए थर्ड टाइम जब लूप चलेगा तो यहाँ पे वैल्यू 3 होगी आएगी, और 3 का मतलब है यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब है थर्ड इंडेक्स, तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो ए वाला आउटपुट है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये पॉसिबल आउटपुट बनेगा आपका इस वाले कोड से, तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, और कोई जो आउटपुट है वो आपका नहीं बनेगा। आप चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो, डिफरेंट टाइप की वैल्यू आप यहाँ पे रख के देख सकते हो, और कोई आउटपुट नहीं बनेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ए आउटपुट जो है वो कैसे आ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द रीड लाइन्स मेथड रिटर्न्स, मतलब कि जो रीड लाइन्स मेथड होता है वो क्या रिटर्न करता है। तो पहला ऑप्शन है str मतलब कि स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, सेकंड है आपका अ लिस्ट ऑफ लाइन्स मतलब कि लाइन्स की लिस्ट को रिटर्न करता है, या फिर जो है वो रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ सिंगल कैरेक्टर, और या फिर जो है डी वाला ऑप्शन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर मतलब कि इंटीजर्स की लिस्ट को वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पे बताइए बच्चों क्या करेक्ट आंसर इसका होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ लिस्ट ऑफ लाइन्स, मतलब कि लाइन्स की लिस्ट रिटर्न करता है हमारा रीड लाइन्स मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज पिकलिंग, मतलब कि जो पिकलिंग होती है उसका मीनिंग क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है इट इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, सेकंड है इट इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइजेशन, और थर्ड है नन ऑफ द मेंशन, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द मेंशन। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इट इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की।
तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच फंक्शन इज यूज टू राइट ऑल द करेक्टर्स इन टेक्स्ट फाइल। मतलब कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कि सारे करेक्टर्स को जो है टेक्स्ट फाइल में राइट करने के लिए यूज होता है। तो ऑप्शंस आपके सामने राइट, या फिर जो है सेकंड वाला राइट करेक्टर्स, थर्ड आपका राइट ऑल, और फोर्थ है आपका राइट कैर। तो इनमें से जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राइट। राइट की हेल्प से जो है हम सारे करेक्टर को एक ही बार में राइट करते हैं टेक्स्ट फाइल में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कोड दे रखा है, और इस कोड को स्टडी करने को आपको बोला गया है कि इसको स्टडी करने के बाद में आपको बताना है कि करेक्ट आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा वाला आउटपुट यहाँ पे आएगा, तो ये जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कोड की, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा BPQRS। अब ये क्यों आएगा, देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका गलत आंसर लगा देंगे ए, उन्हें लगेगा कैपिटल में आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है अपर फंक्शन यूज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है हम अपर जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रिंट किसको कर रहे हैं, एक्स को कर रहे हैं। देखिए हमने जो है प्रिंट किसको करा है, लूप के बाहर एक्स को प्रिंट कराया, तो एक्स की वैल्यू ये है, और यहाँ पे जो हम अपर कर रहे हैं वो कहीं स्टोर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए जो है ये आपके लूप के अंदर ही रह रहा है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, मतलब कि PQRS स्मॉल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या बोला गया है, व्हाट डू बी यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। मतलब कि किसी कोड के ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं पाइथन में। पहला ऑप्शन है इंडेंटेशन, सेकंड है लिस्ट, थर्ड है क्लास, और फोर्थ है एंटिटीज। तो यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इंडेंटेशन। यहाँ पे जो है हम ब्लॉक को इंडेंटेशन की हेल्प से डिफाइन करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि कह सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन अब बचे हैं वो सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से इनको आप लोग समझना। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको जो है कंसिडर करना है इस कोड को। यहाँ पे देखिए दो डिक्शनरी दे रखी हैं, तो इनको कंसिडर करना है, और उसके बाद में इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है रमेश नीड टू चेंज द टाइटल इन द डिक्शनरी बुक फ्रॉम क्राइम टू क्राइम थ्रिलर। मतलब क्या हुआ, जो डिक्शनरी है बुक वाली, इसमें जो टाइटल है क्राइम वाला, इसको वो चेंज करना चाहता है, इसको चेंज करके उसे करना है क्राइम थ्रिलर। तो इसको वो कैसे करेगा, तो इसको करने के लिए देखिए उसने कोड लिखा है, उसने ये कोड लिखा है, बुक लिखा है, मतलब कि डिक्शनरी का नेम लिखा है, और यहाँ पे क्राइम लिख दिया है, और इसके बाद में जो है इसने असाइन कर दी है वैल्यू क्राइम थ्रिलर। मतलब कि ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे वो वैल्यू ये करना चाहता है, तो इस तरीके से वो इसको असाइन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है उसका ये काम नहीं हो पा रहा है, मतलब कि जो टाइटल है वो उसका चेंज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो है वो क्या गलती कर रहा है, मतलब कि आपको बताना है कि यहाँ पे क्या करेक्ट कोड होगा। मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब बी वाला क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए उसने लिख दिया है क्राइम, तो क्राइम तो वैल्यू है, तो हमें वैल्यू की हेल्प से यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं करनी है, हमें चेंज करना होगा विद द हेल्प ऑफ की। मतलब की क्या है 3, तो हमें यहाँ पे की को देना पड़ेगा कि 3 वाली जो की है उसमें वैल्यू क्या चेंज कर दो, क्राइम थ्रिलर कर दो। तो इस तरीके से हम असाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, तो ये हमारा गलत होगा, 2 भी नहीं रहेगा, और यहाँ पे भी 2 है, ये गलत था, और यहाँ पे देखिए वैल्यू आपकी इस फॉर्म में दी जा रही है, तो ये भी गलत है, मतलब कि डबल फॉर्म में जो हम वैल्यू नहीं देंगे। तो सिंपल सी बात है, इसका जो बी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी पे बेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कमांड टू मर्ज डिक्शनरी बुक विद लाइब्रेरी। मतलब कि लाइब्रेरी वाली जो डिक्शनरी है उसके साथ में अगर आपको बुक वाली डिक्शनरी को मर्ज करना है तो कमांड क्या रहेगी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है ये वाला, ऑप्शन बी है इस तरीके से, और ऑप्शन सी है यहाँ पे देखिए इस तरीके से। तो बताइए कौन सा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। हम लिखेंगे लाइब्रेरी डॉट अपडेट बुक, मतलब कि जो बुक वाली डिक्शनरी है उसको हमें अपडेट करना है किसमें, लाइब्रेरी वाली डिक्शनरी में। अगर जो यहाँ पे दे रखा होता कि लाइब्रेरी वाली डिक्शनरी को बुक में ऐड करना है तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे जो है बोला गया है कि बुक वाली डिक्शनरी को लाइब्रेरी वाली डिक्शनरी में ऐड करना है, मतलब कि लाइब्रेरी वाली डिक्शनरी में जो है मर्ज करना है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पे बेस्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। मतलब कि यहाँ पे जो कोड लिखा गया है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए इस कोड की अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट आएगा डी,
मतलब कि यहाँ पे जो की है डिक्शनरी की वो हमारी प्रिंट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइब्रेरी वाली डिक्शनरी को प्रिंट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसकी की क्या है 5 और 6, तो ये की आ जाएंगी। और इसको देखिए लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट करा गया है, तो यहाँ पे ये लिस्ट की फॉर्म में आउटपुट आएगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इन ऑर्डर टू चेक वेदर द की टू इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी बुक। मतलब कि जो रमेश है वो चेक करना चाहता है कि जो डिक्शनरी है बुक वाली उसमें टू की जो है वो है या नहीं है। तो उसने इस चीज को चेक करने के लिए ये कोड लिखा है, उसने इस तरीके से लिखा है टू इन बुक, इस तरीके से कोड लिखा है। तो उसे जो आउटपुट मिल रहा है इसका वो ट्रू मिल रहा है, मतलब कि जो टू है वो यहाँ पे देखिए इस डिक्शनरी में है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। अब वो चाहता है मद्रास डायरीज को चेक करना, मतलब कि जो मद्रास डायरीज यहाँ पे लिखा हुआ है इसको चेक करना चाहता है लाइब्रेरी वाली डिक्शनरी में। मतलब कि जो लाइब्रेरी वाली डिक्शनरी है उसमें वो चेक करना चाहता है कि जो मद्रास डायरीज है वो है या नहीं है। तो उसने क्या करा है, इस काम को करने के लिए यहाँ पे कोड लिख दिया है मद्रास डायरीज इन लाइब्रेरी। तो इस केस में जो है उसे आउटपुट मिल रहा है फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों मिल रहा है ये चीज़ आपको बतानी है कि यहाँ पे फॉल्स आने का मेन रीज़न क्या है। तो ऑप्शन है आपके सामने ये कि पहला रीज़न ये है वी कैन नॉट यूज द फंक्शन विद वैल्यूज, इट कैन बी यूज विद द कीज ओनली। पहला रीज़न ये दे रखा है। सेकंड रीज़न है वी मस्ट यूज द फंक्शन लाइब्रेरी डॉट वैल्यूज अलॉन्ग विद द इन ऑपरेटर। मतलब कि जो हमारा इन ऑपरेटर हमने यहाँ पे लगाया इसके साथ में हमें वैल्यूज फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वी कैन यूज लाइब्रेरी डॉट आइटम्स फंक्शन इंस्टीड ऑफ द इन ऑपरेटर। मतलब कि इन ऑपरेटर की जगह पे हम यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी डॉट आइटम फंक्शन, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। या फिर जो इसका आंसर होगा वो होगा बी और सी, मतलब कि ये दोनों ही तरीके जो हैं सही हैं। तो यहाँ पे अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मतलब कि यहाँ पे जो मद्रास डायरीज है ये क्या है, वैल्यू है। तो वैल्यू को चेक करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, वैल्यूज फंक्शन लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, तभी जो हम वैल्यू को चेक कर पाएंगे कि डिक्शनरी में है या नहीं है। तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा, फिर ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन रीजन है वो ये है कि हमने यहाँ पे वैल्यूज नहीं लगाया है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे कोड दे रखा है, एक कोड 1 है और एक कोड 2 है। तो इन दोनों कोड को आपको ऑब्जर्व करना है और बताना है यहाँ पे जो है इनका करेक्ट आउटपुट क्या आएगा। पहला ऑप्शन ये है देखिए इस तरीके से, और सेकंड ऑप्शन ये है यहाँ पे इस तरीके से, थर्ड ऑप्शन ये है, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन ये है। मतलब कि कोड 1 के जो आउटपुट है वो ये दे रखे हैं और कोड 2 के जो आउटपुट है वो यहाँ पे इस तरीके से दे रखे हैं। तो इसकी अगर हम बात करें इसका करेक्ट आउटपुट क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें लाइब्रेरी इक्वल बुक करा गया है, मतलब कि जो बुक है वो किस में आ जाएगा, लाइब्रेरी में, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे हमने करा है लाइब्रेरी डॉट पॉप 2, तो मतलब क्या हुआ, बुक वाली जो डिक्शनरी है वो हमारी लाइब्रेरी में आ चुकी है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पॉप 2 का मतलब है कि जो यहाँ पे 2 वैल्यू है, 2 वाली जो की है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, मतलब कि ये जो है यहाँ से पॉप हो जाएगी मिस्ट्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली डिक्शनरी में ये आइटम रह गया, ये आइटम रहेगा और ये वाला आइटम रहेगा, मतलब कि 3 आइटम यहाँ पे रह जाएंगे। जो 2 वाली की वाला आइटम है वो हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा। इसके बाद में देखिए इसको प्रिंट करा गया है, लाइब्रेरी को प्रिंट करा गया है और फिर जो है बुक को प्रिंट करा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो भी चेंजेस हम लाइब्रेरी वाले में करेंगे वही हमारा किस में होगा, बुक वाले में भी होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका आउटपुट कौन सा बनेगा, इसका जो आउटपुट बनेगा वो ये बनेगा, मतलब कि कोड 1 का आउटपुट तो आपका ये वाला बन जाएगा। इस तरीके से आउटपुट हमारा करेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे थ्रिलर रह गया था तो ये आ गया, मिस्ट्री हमारा गायब हो चुका है तो क्राइम वाला आ गया, और इसके बाद में देखिए चिल्ड्रन स्टोरीज वाला आ गया। अब बात करें इस कोड की, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ट्रू कॉपी क्रिएट की गई है बुक वाली डिक्शनरी की। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में क्या आ जाएगी, ट्रू कॉपी आ जाएगी। तो जो भी लाइब्रेरी में चेंज करा जाएगा वो हमारा बुक वाले में इफेक्ट नहीं होगा। तो लाइब्रेरी से हमने क्या करा है, पॉप करा है 2, मतलब कि यहाँ पे ये पॉप हो जाएगा मिस्ट्री वाला, ठीक है, इस तरीके से पॉप हो जाएगा क्योंकि ये लाइब्रेरी में आ चुका है, तो यहाँ से पॉप हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी को प्रिंट करा है, तो लाइब्रेरी को जब प्रिंट करेंगे तो आपका आ जाएगा ये वाला, और इसके बाद में ये आएगा और ये आएगा, मतलब कि ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे। और उसके बाद में हमने प्रिंट करा है बुक को, मतलब कि जो बुक वाली डिक्शनरी है उसको प्रिंट करा है। तो ये वाली जो डिक्शनरी है इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो ये जो है आपकी ऐसे ही पूरी आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले प्रिंट हो रही है कौन सी, लाइब्रेरी वाली, तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है आउटपुट, और इसके बाद में देखिए बुक वाली प्रिंट हो रही है तो उसके देखिए सारे एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। तो ये भी हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे देखिए इतना सारा लिखा हुआ है, तो इसको देख के आप लोग घबराना मत, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। और हो सकता है यहाँ पे जो है आपको फ़ॉन्ट थोड़ा कम दिख रहा हो, तो यहाँ पे जो है मैंने साइज़ को जानबूझ के कम किया है, वरना ये जो क्वेश्चन है वो एक पेज पे नहीं आ पाता, तो इसीलिए इसका साइज़ जो है मैंने थोड़ा कम कर दिया है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अमिता सेठ जो है वो एक प्रोग्रामर है और उसको टास्क दिया गया है एक पाइथन कोड को लिखने का। मतलब कि उसको एक बाइनरी फाइल में जो है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और उसको बोला गया है जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो फंक्शन की हेल्प से करने हैं। तो यहाँ पे जो है फंक्शन बताया गया है कि एक फंक्शन जो है ऐड स्टूडेंट के नाम से लिखना है, जो क्या करेगा, एक बाइनरी फाइल को क्रिएट करेगा और वहाँ पे जो है स्टूडेंट का डेटा एक्सेप्ट करेगा। क्या क्या करेगा, रोल नंबर करेगा, नेम करेगा, मार्क्स करेगा, और जो मार्क्स करेगा वो आपके 100 में से एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा दूसरा फंक्शन बोला गया है गेट स्टूडेंट्स के नाम से, ये लिखना है और यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है स्टूडेंट का नेम और परसेंटेज, और परसेंटेज उन स्टूडेंट की डिस्प्ले करनी है जिनकी जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन है 75। तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, और अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती है तो उसे जो है कोई अप्रोप्रिएट मैसेज को डिस्प्ले कराना है। तो इस काम के साथ साथ जो है ये जो फंक्शन होगा वो डिस्प्ले करे एवरेज परसेंटेज को भी। तो यहाँ पे जो अमृता है उसने इस काम को कर लिया है, मतलब कि यहाँ पे जो है उसने पाइथन का कुछ पार्शियल कोड लिख लिया है, मतलब पूरा नहीं लिख पाया है, लेकिन कुछ जो कोड है वो उसने लिख लिया है, और कुछ लाइन्स जो है वो वहाँ पे इसने कमेंट कर दी हैं, जो जो उससे नहीं हुआ है उसको उसने कमेंट कर दिया है। तो आप जो है एक पाइथन के एक्सपर्ट हैं और आपको जो है बताना है कि यहाँ पे जो मिसिंग स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट आएंगे, उसको जो है आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये कोड जो है वो उसने लिख दिया है। तो इस पे बेस अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ओपन द फाइल student.dat फॉर राइटिंग ओनली इन बाइनरी। मतलब कि जो स्टूडेंट वाली फाइल है उसको सिर्फ और सिर्फ राइटिंग मोड में ओपन करना है हमें। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आएगा, जो कि हमारा कोड में मार्क किया गया है #1 के नाम से। तो #1 के नाम से अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या स्टेटमेंट आएगा फाइल को ओपन करने के लिए बाइनरी मोड में, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ राइटिंग मोड में। तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो पहले ऑप्शन में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है f = ओपन, और यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया है और यहाँ पे मोड दे दिया है WB। तो मतलब कि जो पहला वाला ऑप्शन है वही हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए W मोड में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने B नहीं लिखा है, तो बाइनरी के लिए B लिखना जरूरी होता है। इसी तरीके से B+ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो हमारा रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए हो जाएगा। इसी तरीके से W+ भी नहीं रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा A। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू राइट लिस्ट L। मतलब कि जो लिस्ट L है हमारे पास में, यहाँ पे देखिए रही लिस्ट L, तो इसको बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए क्या कमांड रहेगी। तो यहाँ पे देखिए #2 करके मार्क करा गया है स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको लिखना है। तो कौन सा स्टेटमेंट आएगा, यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। तो ऑप्शंस की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो पहला है pickle.write, तो ये वाला नहीं होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें pickle.write, तो ये वाला भी नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है C pickle.dump L, F, तो ये वाला जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए L जो हमारी लिस्ट है और F जो हमारा ऑब्जेक्ट है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि F नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। तो इस स्टेटमेंट को लिखने से क्या होगा, हमारी जो लिस्ट है वो राइट हो जाएगी बाइनरी फाइल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसी पे बेस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रीड ईच रिकॉर्ड फ्रॉम बाइनरी फाइल। मतलब कि ये जो फाइल हमारी स्टूडेंट वाली, इसमें से जो है हमें सभी रिकॉर्ड को रीड करना होगा। तो कौन सी कमांड हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ये हैं ऑप्शंस। तो इनमें से कौन सी कमांड लिखनी पड़ेगी, तो ये कौन से ऑप्शन में लिखना है, मतलब कि यहाँ पे हमें लिखना है जो #3 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट को लिखना है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है R = pickle.load। तो लोड मेथड की हेल्प से जो हम इस काम को करते हैं, और यहाँ पे देखिए हमने फाइल ऑब्जेक्ट डाल दिया। फाइल ऑब्जेक्ट हमारा F के नाम से था, तो ये हमने डाल दिया है। देखिए रीड के नाम से भी नहीं होगा, ये भी गलत है। यहाँ पे भी रीड दे रखा है, और यहाँ पे देखिए लोड में 2 वेरिएबल हैं, मतलब कि यहाँ पे R और F दे रखा है, तो इस तरीके से भी नहीं होगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फाइल एक्सेस मोड। मतलब कि जो फाइल का एक्सेस मोड होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला है R+ जो मोड होता है वो फाइल को ओपन करता है रीडिंग और राइटिंग दोनों ही मोड में, और साथ ही साथ जो पॉइंटर होता है उसको बिगनिंग पे रख देता है। इसके बाद में अगर हम बात करें B स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे दे रखा है W+ मोड जो है वो ओपन करता है फाइल को रीडिंग और राइटिंग दोनों ही मोड में, और यहाँ पे जो है क्या होता है डेटा ऐड हो जाता है फाइल के एंड में, अगर जो है आपकी फाइल ऑलरेडी है।
और अगर नहीं है तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो इसमें दे रखा है WB जो मोड होता है वो ओपन करता है फाइल को रीडिंग और राइटिंग दोनों ही मोड में। मतलब कि इसकी हेल्प से हम रीड भी कर सकते हैं फाइल को और राइट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर डेटा क्या होता है, ओवरराइट हो जाता है अगर आपकी फाइल ऑलरेडी है बनी हुई, और अगर बनी हुई नहीं है तो क्या होती है, वहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है। इसी तरीके से डी वाले में देखिए दे रखा है कि ए मोड जो होता है वो ओपन करता है फाइल को अपेंडिंग मोड में, और यहाँ पे जो फाइल पॉइंटर होता है वो आपका स्टार्टिंग में रहता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन सारे स्टेटमेंट में जो है पहला वाला ही आपका करेक्ट है कि यहाँ पे जो R+ मोड होता है वो फाइल को दोनों ही मोड में ओपन करता है, रीडिंग और राइटिंग मोड में। मतलब कि रीडिंग और राइटिंग दोनों पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और जो फाइल पॉइंटर होता है वो आपका कहाँ होता है, बिगनिंग में होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सीक मेथड। मतलब कि जो सीक मेथड होता है उसका जो फंक्शन है वो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली बता रहा है। तो पहले वाले की अगर हम बात करें, ये बोल रहा है टेल्स द करंट पोजीशन विद इन द फाइल। मतलब कि जो फाइल पॉइंटर होता है इसकी ये करंट पोजीशन बताता है। इसके बाद में बी वाले की बात करें तो ये कह रहा है कि डिटरमाइन करता है कि जो आपका फाइल पॉइंटर है वो आपका मूव होगा या नहीं होगा। मतलब कि फाइल की पोजीशन मूव होगी या नहीं होगी, ये जो है ये डिटरमाइन करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सी वाले की, तो बोल रहा है इंडिकेट्स दैट नेक्स्ट रीड और राइट अकर फ्रॉम दैट पोजीशन इन अ फाइल। मतलब कि ये पोजीशन बताता है कि कहाँ से जो है रीड और राइट होगा। इसके अलावा लास्ट वाले की अगर हम बात करें तो बोल रहा है मूव्स द करंट फाइल पोजीशन टू अ गिवन स्पेसिफाइड पोजीशन। मतलब कि फाइल की करंट पोजीशन से किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे जो है ये चेंज कर देता है फाइल पॉइंटर को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मतलब कि जो हमारा सीक फंक्शन होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फाइल पॉइंटर को शिफ्ट करने के लिए यूज होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो रोहित है वो क्लास 12 का स्टूडेंट है, मतलब कि क्लास 12 में है, और वो जो है सीख रहा है CSV फाइल मॉड्यूल को। मतलब कि CSV फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ें वो सीख रहा है। तो उसे जो है एग्ज़ाम में एक इनकम्प्लीट कोड दिया गया है जिसकी हेल्प से क्या होगी, CSV फाइल क्रिएट होगी। मतलब कि कुछ ऐसी फाइल जो है वहाँ पे क्रिएट होगी। तो इस काम को करने के लिए यहाँ पे इनकम्प्लीट कोड दिया हुआ है। तो आपको जो है यहाँ पे बताना है कि जो इनकम्प्लीट कोड है वो किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। मतलब कि जहाँ जहाँ भी ब्लैंक है वहाँ पे क्या स्टेटमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस पे बेस फर्स्ट क्वेश्चन की, तो बोला गया है इस फर्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द सूटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 1। मतलब कि जो स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे क्या आएगा। तो ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, पहला आएगा CSV फाइल, सेकंड आएगा CSV, थर्ड है आपका CSV, मतलब कि सेकंड वाला कैपिटल में है और थर्ड वाला जो है वो आपका स्मॉल में है, और फोर्थ वाला जो है उसमें C कैपिटल है, बाकी आपका स्मॉल में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है कि इसमें से जो है हमारा C वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो हम स्मॉल में CSV को लिखेंगे, CSV मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C CSV। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है आइडेंटिफाई द मिसिंग कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 2। मतलब कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है यहाँ पे क्या फिल होगा। देखिए पहला यहाँ पे school.csv और यहाँ पे जो है राइटिंग मोड लगा हुआ है। इसके बाद में student.csv फिर राइटिंग मोड लगा हुआ है, फिर है student.csv रीडिंग मोड है, और फिर है school.csv और यहाँ पे भी रीडिंग मोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बी वाला। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फाइल है वो स्टूडेंट के नाम से है और इसको जो है यहाँ पे राइटिंग मोड में ओपन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम फाइल को राइट करने के पर्पज़ से ओपन कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस पे बेस वो क्या है, चूज द फंक्शन नेम विद आर्ग्यूमेंट दैट शुड बी यूज इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 3। मतलब कि जो स्टेटमेंट 3 है यहाँ पे इस जगह पे क्या आएगा। तो ऑप्शन ये रहे, तो यहाँ पे जो है पहला है रीडर और उसके बाद में एफ एच क्या है यहाँ पे, देखिए जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो है, इसके बाद में फिर रीडर है और इसके अंदर है माई फाइल, फिर है यहाँ पे राइटर एफ एच और इसके बाद में है राइटर माई फाइल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राइटर एफ एच, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे एफ एच है वो हमारा क्या है, यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट है और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट का लगना जरूरी है, मतलब कि यहाँ पे राइटर आ जाएगा
इसकी हेल्प से ही हम फाइल को राइट कर पाएंगे, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसको राइट कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 4। मतलब कि जो स्टेटमेंट 4 है यहाँ पे, इसमें जो है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाला करेक्ट आंसर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है लिस्ट फॉर्म हो रही है, तो लिस्ट के अंदर एलिमेंट डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, रोल नंबर डाल रहे हैं तो रोल नंबर आ गया, फिर नेम डाल रहे हैं तो नेम आ गया, और इसके बाद में देखिए क्लास डाल रहे हैं तो क्लास आ गया, फिर इसके बाद में देखिए सेक्शन डाल रहे हैं तो यहाँ पे सेक्शन आ गया। तो इस तरीके से जो है ये हमारे यहाँ पे रहेंगे, तो इसीलिए इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द फंक्शन नेम दैट शुड बी यूज इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ लाइन मार्क एज स्टेटमेंट 5। मतलब कि जो स्टेटमेंट 5 है यहाँ पे जो है क्या ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है स्टोर राइटर और उसके बाद में देखिए ब्लैंक स्पेस दे रखा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट रो। राइट रो की हेल्प से जो है यहाँ पे हम डेटा को राइट करेंगे, क्योंकि हमें जो है मल्टीपल रोज को यहाँ पे राइट करना है, तो इसीलिए यहाँ पे राइट रोज फंक्शन का यूज होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आंसर क्यों आएगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो हमने यहाँ पे 35 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऐसे देखे जो कि केस स्टडी बेस्ड थे। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लोग जो है इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, तो सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।